नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ट्रंप ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ शब्द बोल दिए, भारत के लिए अपमानजनक हैं, और उसमें यह भी कहा गया कि वो तो एक कोई आदमी था, मैंने सख्ती की तो उन्होंने जो है वो ड्यूटी कम कर दी। इससे पता चल गया कि जो इन्होंने यहाँ पर ड्यूटी कम की थी ट्रंप को खुश करने के लिए, वो जानकारी देने के लिए वहाँ पर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर घूम रहे थे। पीयूष गोयल जी, आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने और वफादार टाइप के कार्यकर्ता हैं, और ट्रंप तक तमाम सारी लॉबिंग करके वो सिर्फ इस एक लाइन की सूचना को पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं कि भैया हमने टैक्स कम कर दिए हैं। आपको दुनिया हड़का रही थी, दुनिया आपको बाजू दिखा रही थी और दुनिया के सामने आपको झुकना पड़ा, लेकिन देखिए हम स्वयं आपके सामने झुक रहे हैं, तो वो कबूल करो। लेकिन ये सारी कहानी आपको अच्छी तरह से पता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कारों पे मोटरसाइकिल पे ड्यूटी लगा भी देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारी ना तो कार वहाँ जाती है ना मोटरसाइकिल जाती हैं, और जितनी जाती हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब आपने ड्यूटी कम कर दी है तो देश के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। इस पर हम कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम उस मुसीबत की बात कर रहे हैं जो मेरे देश में मेरे सिर पर खड़ी हुई है। भारत में मिडिल क्लास के बर्बाद होने के आंकड़े लगातार आ रहे हैं। खाते पीते लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके ऊपर जब बाद में असर आएगा तब वो डांस करते हुए नज़र आएंगे। जब उन पे असर आता है तो वो सड़कों पे उतर आते हैं, वरना व्हाट्सएप में एक दूसरे को चुप कराने में हमारे देश की मिडिल क्लास व्यस्त रहती है। जो नए आंकड़े आए हैं वो आंकड़े ये आए हैं कि आरबीआई अब घबरा गई है इस बात से कि इस देश का जो गरीब आदमी है, जो मोटरसाइकिल जो लोग गांव में लेते हैं, जो लाख 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, इस आदमी के पास अब पैसे नहीं हैं। बैंकों ने रिपोर्ट दी है कि ये लोग अपने पैसे नहीं चुका पा रहे हैं, और मोटरसाइकिल का लोन भी अब बोझ लगने लगा है बैंकों को। जो 96% 98% पैसा हेयर कट में दे देने वाले बैंक हैं, हेयर कट मतलब माफ़ कर देने वाले लोग बैंक हैं, जो कर्ज, वो बैंक आज हमको, वैसे बता दूं 2 मिनट के लिए, माफ़ कैसे करते हैं। माफ़ ऐसे करते हैं कि जब आपका जो लोन होता है, जब कोई नहीं चुकाता है तो आरबीआई उस लोन को औने पौने दाम में खरीद लेती है। आरबीआई नहीं खरीदती है, बैंक एक ऐसे कंपनी को बेचते हैं जिस कंपनी को भारत के बैंकों ने, आरबीआई ने और भारत सरकार ने मिलकर बनाया है। वो कंपनी बैंकों का लोन खरीद लेती है, फिर उस लोन की रिकवरी करने में लगती है, और उसकी रिकवरी करने के प्रोसेस में जितने पैसे हाथ में आ जाते हैं उस पैसे को मान लिया जाता है वसूली, बाकी है हेयर कट। तो उसमें जो कर्जदार हैं वो अपना स्वीकार कर लेते, चलो इतना पैसा डूब गया तो डूब गया, भागते भूत की लंगोटी भली। तो नाम तो उसका हेयर कट है, लेकिन कायदे की बात यह है, अभी तक का रिकॉर्ड कहता है कि केवल हेयर हाथ में आते हैं, पूरा मुर्दा जा चुका होता है, डूब जाता है पैसा बैंकों का। तो जो पैसा डुबा देने वाले लोग हैं, वो जो कंपनी घाटा उठा रही है, वो भी मेरा आपका पैसा ही जा रहा है। हमारे को एक पैसा हमारे बैंक को और हमको जमा करना पड़ता है, जो पैसा हमारे बैंक का इंश्योरेंस है, हमारे अपने अमाउंट का इंश्योरेंस है जो हमने बैंक में जमा किया है। बहुत टेढ़ी कहानी है, पहले बता चुका हूं। खैर, अब हुआ यह है कि मोटरसाइकिल लोन पे जोखिम बढ़ने के कारण आरबीआई ने उसके ऊपर सख्ती कर दी है। पहले अभी तक का माहौल ये था कि अगर आप मोटरसाइकिल लेने जा रहे हो तो आपको बैंक 80% 90% का लोन दे देता था। 10% पैसा दो, मोटरसाइकिल उठा के ले जाओ, क्योंकि उनको पता था कभी भी उठा लाएंगे। अब आरबीआई ने कहा खबरदार 90% मत देना, क्योंकि लोग चुका नहीं पा रहे हैं, पैसा डूब जाएगा। तो आप 70% पैसे दो, 30% पैसे तो आदमी से रखवाओ, तब उसको मोटरसाइकिल दो। इसका मतलब जानते हैं आप, एक बड़ी संख्या में लोग अब मोटरसाइकिल लोन नहीं ले पाएंगे। बैंकों को लगता है कि जिसके 30%, आरबीआई को लगता है जिसके 30% फंसे होंगे वो झक मार के लोन चुकाएगा, क्योंकि अगले दिन उनकी मोटरसाइकिल घर से उठा ले जाएगा उनका आदमी। तो जो 70% कर दिया गया, उसका नुकसान एक ये भी होने वाला है कि अब मोटरसाइकिलों की बिक्री कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे मोटरसाइकिल लेते थे जो डाउन पेमेंट 30% नहीं कर सकते थे। हम सब लोग जिनकी जेबों में माल है ना, हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन भारत की हकीकत यही है। और इसके अलावा अब जो पहले 2 साल के लिए लोन मिल जाता था,
भाई आप जा रहे हो लोन लेने के लिए मोटरसाइकिल का, 2 साल के लिए फाइनेंस हो जाएगा, 10% टोकन मनी दो, ले जाओ। अब कह दिया गया 18 महीने से ज़्यादा का इनको लोन मत देना। यानी अब बैंक का डाउन पेमेंट भी बढ़ जाएगा अगर आपने मोटरसाइकिल ली, और ईएमआई भी बढ़ जाएगी। तो आने वाले समय में जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है उसके शेयर भी गिरने के दिन आने वाले हैं, उस इंडस्ट्री के भी बुरे दिन आने वाले हैं, उस इंडस्ट्री की सेल के डाटा भी गिर जाएगा। और जब कंपनी के सेल का डाटा गिरता है तो बेरोजगारी कैसे फैलती है किसी से छिपा नहीं है, कई वीडियोस में आपको समझा चुका हूं। और केवल डिफ़ॉल्ट का डर इस पूरे मार्केट को यहाँ तक ले आया है। 2025 में जो बिक्री होने वाली है मोटरसाइकिलों की, उसमें 6% गिरावट का अनुमान लगाया गया है। गांव के और सेमी अर्बन इलाकों में इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा, और ये इसलिए हो रहा है कि लिक्विडिटी का क्राइसिस हो गया है। पैसे नहीं हैं तो लोगों को कम से कम लोन दे के पैसे बचाना है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बैंकों के खजाने खाली हो रहे हैं। जो कर्ज होता है और जो बैंकों के पास जमा होता है उसका एक तय अनुपात है, वो अनुपात लगातार गिरता जा रहा है, जिसको कहते हैं डिपॉजिट टू डेट रेशियो। यानी जो लोन दिया है और जितने पैसे, क्योंकि बैंक को अपने पास 25-30% रखने पड़ेंगे ना पैसे। कल के दिन कोई अचानक आपके पास आ जाए और कहे कि भैया मुझे तो बैंक से पैसे निकालने, और आज की तारीख में जब ऑनलाइन वाला मामला हो गया है, जरा सी एक लहर फैली और लोगों ने पैसे निकालने शुरू किए, तो बैंक के पास तो पैसे ही नहीं होगा, वो तो लोन दे चुकी है। और अमीर जो लोन ले गए हैं उनसे तो वापस मांगने की हिम्मत नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये गरीब मोटरसाइकिल वाले के ऊपर कह ढा रहे हैं, और वो पहले से ही गरीब है, वो भी लोन नहीं चुका पा रहा है। तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि खराब हालत में अब सरकार, आरबीआई कह रही है लोगों को लोन मत दो, अपने पास बैंक में पैसा रखो। कल के दिन ऐसा ना हो कि तुम्हारे बैंक में लोग पैसे निकालने आ जाए और तुम्हारे पास पैसे ही ना हो, पूरा बैंकिंग सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। कॉरपोरेट लोन देते समय ये बात नहीं सोचते हैं। अब आते हैं गोल्ड लोन पे। हालत ये है कि भारत में जो बुरी हालत हो रही है लोगों की, मेरी और आपकी, हम सबके पास में सोना किस लिए होता है? कभी अपनी पत्नी से बोलना कि मुझे ज़रा अपना सोना दे दो, या कोई महिला हो तो वो उसका उत्तर ठीक से दे सकती हैं, कमेंट में करिएगा कि साहब अपना सोना दे दो, मुझे गिरवी रखना है, मुझे ज़रूरत है। घर से जेवर निकालना आसान काम नहीं है किसी के लिए भी। सबसे अंतिम विकल्प होता है घर के जेवर बाहर निकालना, क्योंकि सिर्फ महिलाएं नहीं, सब लोगों के लिए परिवार की प्रतिष्ठा, और उसका वो विषय होता है। सबसे अंत में भारत का नागरिक घर की ज्वेलरी को दांव पे लगाता है। हालत ये हुआ है कि भारत में गोल्ड लोन में 71% की बढ़ोतरी हुई है 2025 में। पहली बार गोल्ड लोन 1 लाख करोड़ के ऊपर चले गए हैं। सोचिए, 1 लाख करोड़ रुपए के गोल्ड लोन इस देश के लोगों ने ले रखे हैं। 71% फरवरी 2025 में ज़्यादा लोगों ने सोना गिरवी रखा है। गोल्ड लोन का मतलब है अपना सोना गिरवी रखा है कंपनियों के पास। यहां पर वो आंकड़ा नहीं है जो महाजन के पास गिरवी रखते हैं। खांसी के साथ दर्द वाली नई बीमारी हो गई। पिछले सालों में गोल्ड लोन में 300% बढ़ोतरी हुई है, 3 गुना। यानी जो पहले लोग लोन लेते थे, अब ज़्यादा लोग गोल्ड लोन ले रहे हैं। और ये एक अपने आप में इंडिकेटर इस बात का तो है ही कि इस देश में आम आदमी के पास जमा पूंजी खत्म होती जा रही है और उसको अपना काम चलाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ रहा है। ये इस बात का भी इंडिकेटर है कि देश में मंदी के हालात हैं और लोग वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मेरी सेविंग्स आपने एसआईपी पे ले ली, शेयर मार्केट में लगा दी, वो गिरे जा रहा है, 25 साल 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जो पैसा था वो डूब चुका है, नौकरियां जिसकी गई हैं उसकी जा चुकी हैं, और जो घर में रखा हुआ सोना अगर उसकी नौबत आ गई तो हर तरह से आदमी लुट पिट चुका है।
अब जो असर इसका पड़ने वाला है वो ये है कि सिविल नीति जो है भारत सरकार की, उसकी रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि अब गोल्ड लोन औरतें ज़्यादा लेने लग गई हैं। 40% हिस्सेदारी सोना गिरवी रख के कंपनियों से लोन लेने वालों के महिलाओं की है। 22% महिलाओं की वृद्धि हुई है जो सोना जेवर रख के लोन ले रही हैं। और हालत ये है कि जो बैंक हैं उनमें जो पैसा लोग सोना गिरवी रख रहे हैं उसको भी चुका नहीं पा रहे हैं। गोल्ड लोन के डूबने में अब तेजी आ गई है। 21.3% की मार्च 24 से जून 24 के बीच में सोना गिरवी रखने वालों के डिफॉल्टर होने की खबर है। यानी अंतिम विकल्प के तौर पर सोना रखा, छुड़ा नहीं पाए। 21.3%, 0.3 हटा दो, 21% लोग अब और 21%, मतलब पहले वालों से 21% ज़्यादा लोग अपना सोना नहीं छुड़ा पा रहे हैं। डिफ़ॉल्टर के बहुत सारे कारण हैं और उसमें एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि लोगों को आमदनी का क्या ज़रिया जो है बुरा हो गया है। होम लोन को अगर आप देखें 2024 में मकान की किस्त भी आदमी मजबूरी में ही ऐसा होता है ना चुका पाए, हो गोल्ड लोन भी ले लवा के किसी तरह से कष्ट, क्योंकि मकान सिर पे छत है, बड़ी मुश्किल से आदमी मकान खरीदता है। तो जो डिफ़ॉल्टर हैं वो 3.2% हो गए। यानी 100 में से 1000 में से 32 आदमी ऐसे हैं जिनका मकान डूब जा रहा है। 2022 में ये सिर्फ 18 थे, अब 32 हो गए। यानी होम लोन भी डिफ़ॉल्ट करने लग गया है। ब्याज भी बढ़ा, उसके कारण भी बुरा असर लोगों के ऊपर पड़ा है। पहले 6.5% तक होम लोन की इंटरेस्ट रेट होता था जो 9% पर पहुंच गया है। पर्सनल और क्रेडिट कार्ड लोन में भी हाल खराब है। पर्सनल लोन की एनपीए दर 2024 में 4.5% होती थी। 1000 लोगों में 45 लोग ऐसे होते थे जो नहीं चुका पाते। 2022 में ये 2.9 हो गई है। यानी पर्सनल लोन ना चुका पाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। करीब 2022 में 1000 लोगों में 29 लोग होते थे जो पर्सनल लोन नहीं चुका पाते थे। अब 45 हो गए हैं 2024 में। 2 साल के अंदर 2.9% से 2.45% हो गई है। क्रेडिट कार्ड के लोन में बहुत तेजी से डिफ़ॉल्टर में एक तेज़ी आई है और अब 2023 की तुलना में 43% लोग क्रेडिट कार्ड के लोन नहीं चुका पा रहे हैं। जो रिसर्च हो रहे हैं उसके हिसाब से इसका सबसे बड़ा कारण रोजगार की अस्थिरता है। आईटी और स्टार्टअप सेक्टर में छटनी हुई है। लोन की किस्तें लोग भर नहीं पा रहे हैं। कल के वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में जो स्टार्टअप है वो क्यों फेल होता जा रहा है। भारत में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप पे लोन होने के कारण अब स्टार्टअप सिंगापुर से शुरू होने लग गए हैं। कल मैंने आपको बताया था। महंगाई के कारण लोगों के घर के बजट पे असर पड़ा है। जिसके घर का सामान पूरे महीने का 1800-1900 रुपये का आ जाता था वो आज 4-4,500 हज़ार रुपये का आ रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है और इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। ये भी डाटा हमारे सामने दिखाई दे रहा है। युवा बेरोजगारी जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के मुताबिक इनकी एक मिलके इन दोनों ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें 2022 में जो कुल बेरोजगार हैं उसमें 83% युवा थे। बेरोजगार का मतलब क्या होता है ये इंडिया टीवी की रिपोर्ट में आपको मेंशन कर रहा हूँ। बेरोजगार का मतलब होता है वो आदमी जिसको काम आता हो, यानी उसके पास स्किल हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर, जो भी हो, जो काम वो करना चाहता है वो आता हो
और उस काम को वो मांगने जा रहा हो, तब वो बेरोजगारी की लिस्ट में आएगा। मान लीजिए मुझे कंप्यूटर चलाना आता है और मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मांगने जा रहा हूं और वो मुझे नहीं मिल रही है। अगर मुझे कंप्यूटर चलाना आता है और मैं घर पे बैठा हुआ हूं तो मुझे बेरोजगार नहीं माना जाएगा। मांगने जाना भी जरूरी है और आना भी जरूरी है, तब जाके ये बेरोजगार की लिस्ट आती है। अगर कोई आप पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कुछ आता नहीं है, जो स्किल्ड वर्कर नहीं है, उसको बेरोजगार माना ही नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ना इस देश में। और जो शिक्षित बेरोजगार हैं उसमें 54% शिक्षित बेरोजगार 2000 में हुआ करते थे, जो अब 65.7% हो गए हैं 2022 में। 22 साल में 54% से 65% एजुकेटेड लोग बेरोजगार हो गए। यानी इस देश में रोजगार बनने के बजाय रोजगार बढ़ता जा रहा है। औसत आय में वृद्धि हुई है। 2012-13 के मुकाबले 2022 में भारत की औसत आय 4,40,000 से 13 लाख हो गई है। यानी एक आदमी के ऊपर काउंट कर लो। ये कैसे हो गया? क्योंकि हमारी अपनी इनकम में अडानी अंबानी की इनकम भी जुड़ती है, तो औसत आय तो बढ़ जाती है, पर कैपिटा इनकम। लेकिन जो आदमी नौकरी मांगने जा रहा है उसके पास नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है देश के पास में, देश के युवाओं के पास नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे युवाओं के पास नहीं है, स्किलफुल युवाओं के पास नहीं है, आईटी सेक्टर के लोगों के पास नहीं है। लेकिन देश की इनकम बढ़ रही है, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ रही है जो नौकरियां ना देकर दूसरे तरीकों से पैसा कमा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें बताती हैं कि किस तरह से हम भारत में एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं। और ये स्थिति इतनी खराब है कि समझना अपने आप में टफ होता जा रहा है। कि आप इंडिकेटर देखो ना, हमारा एक्सपोर्ट का हाल देख लो। अगर ऐसा नहीं है, चलो भाई हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हाल देख लो। इस देश की सरकार विदेशों के साथ में एफटीए करती है। अब एफटीए क्या होता है? एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब ये दो देशों ने तय किया कि भैया जहां से मैं जितना सामान भेजूंगा तुमको, उस पर तुम टैक्स मत लगाना, और तुम्हारे यहां से कोई सामान मेरे आएगा तो मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा। ठीक है भैया। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हमारे बुद्धिमान नेताओं ने ऐसे देशों से किए हैं जिनसे सामान हम तो ज़्यादा मंगाते हैं और वो हमसे ना के बराबर सामान मंगाते हैं। इसके कारण भी भारत की दशा खराब हो रही है, क्योंकि हमारे तो उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, जबकि हमारे देश की जो फैक्ट्रियां हैं, हमारे यहाँ के जो कारोबारी हैं, उनको टक्कर देने के लिए बाहर का माल टैक्स फ्री आ रहा है। अब आप सोचिए, अभी जब मैंने शुरू में जिक्र किया था, ट्रंप बाबू ने जब अगर भारत की ड्यूटी कम करवा ली है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिलेक्टिव आप अमेरिका के लिए ड्यूटी कम कर दोगे। तो आपके यहाँ जो ई व्हीकल हैं, जो आपने दरवाज़ा अपना खोल दिया टेस्ला के लिए, उस दरवाजे से तो चीन की कंपनियां भी घुसेंगी, BYD भी घुसेगी और छोटी कंपनी भी घुसेगी। कभी जाके देख लीजिएगा चीन कैसे कैसे चमत्कार कर रहा है ई व्हीकल्स की दुनिया में, पूरे मार्केट को खा जाएगी। और टाटा और महिंद्रा ने जिस तरह से शुरुआत करके कुछ ई व्हीकल घर में बनाने शुरू किए थे, इन कंपनियों का तो अस्तित्व संकट में आ जाएगा। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे ये जो दो कंपनियां हैं जो भारत में थोड़ा ऑटोमोबाइल में काम कर रही हैं, इनकी जिंदगी नरक हो जाएगी। अब आंकड़े देखते हैं। 24-25 में जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए उसके हिसाब से मुक्त व्यापार समझौते के कारण भारत को 94,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। 2024 में ये 9,205 करोड़ का था। इसका कारण ये है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आसियान, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमीरात, मलेशिया से एफटीए करने के कारण हमारी वहाँ नहीं जा रही हैं, वहाँ से यहाँ ज़्यादा आ रही हैं, जिसका बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे कि यूएई के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार बना हुआ है, जापान के साथ भी हम लोग नुकसान उठा रहे हैं। और मैं बहुत सारी अलग अलग डिटेल पे जाऊंगा तो आप लोग के लिए बहुत हो जाएगा, मुसीबत पड़ता तो मैं पूरे दिन बहुत ज़्यादा हूँ। तो इसके कारण जो नुकसान हो रहा है बहुत तगड़ा है। अगर आप फिर से मिडिल क्लास की चुनौतियों पर आए, जिन पे हम चर्चा कर रहे थे, तो और भी इंडिकेटर हैं जिन इंडिकेटर पे हमने अभी चर्चा की है, उसके हिसाब से
हमारा मिडिल क्लास पैसे खर्च ही नहीं कर पा रहा है। नतीजा ये हुआ है कि बड़े ब्रांड्स की बिक्री ख़त्म हो गई है। लोग काम चला ले रहे हैं लोकल माल खरीद के। सस्ते और लोकल विकल्पों पे लोग विचार कर रहे हैं। आप अपने चारों तरफ देख लीजिए। ऑनलाइन डिस्काउंट और फेस्टिव सेल की जो भयंकर टेंडेंसी है उससे भी बिक्री में गिरावट आ गई है। अब लोग फेस्टिव सेल से भी सामान नहीं खरीद रहे हैं। 2023 की तुलना में 2024 में जो डोमेस्टिक ट्रैवल है वो 15% घट गया है। लोग जो जाते हैं एक जगह टहल घूमने जा रहे हैं, हो सकता है महाकुंभ के कारण अगले साल डाटा में कुछ उछाल आ जाए, लेकिन वो टेम्परेरी होगा। विदेश यात्राएं, महंगे गैजेट्स वगैरह भी लोग टाल रहे हैं। तो निचोड़ ये है कि अगर इसी पे बात करते जाएं तो लंबा वीडियो जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो फिर से हो जाएगा। 30-30 मिनट आजकल वीडियो जा रहे हैं, छोटा करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए मैं आजकल बहुत एक्सप्लेन वाले भी वीडियो नहीं करता हूं, बहुत समझा के जो करता था। दशा अच्छी नहीं है। ये जो हो रहा है उसमें भी कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं हम। ट्रंप का मामला हो, किसी का मामला हो, ठीक है, ट्रंप एक अहमक टाइप का आदमी है, अजीबोगरीब बातें करता है, तो उसकी तरफ ध्यान जा रहा है, सन की बातें हो रही हैं। लेकिन वो बहुत, जिस तरह के हमने ट्रंप के सामने हथियार भी डाल दिए हैं, तोहफों कबूल कर दो करो भी बोल दिया है, उसके बावजूद हमको बहुत कुछ मिल नहीं रहा है। ये ठीक है कि 2 अप्रैल को वो ऐलान करेगा, तो इस बात को अब ध्यान में रखेगा, क्योंकि हमारे मंत्री जी जा के समझा के आ चुके हैं, देखो जी अब हम 100% ड्यूटी नहीं ले रहे हैं, हमने ड्यूटी कम की है। और ट्रंप भी अपनी आत्मश्लाघा, खुद की पीठ थपथपा ले रहा है कि भैया भारत को देखा, मैं था तो अब तक तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं, मैंने इनसे कम करा लिया, ये सब बोल रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया जब सीना तान के ट्रंप को ठुठकने पर मजबूर कर दे रही है, कनाडा से लेके और चीन से लेके और सब लोग मैक्सिको, तो भारत इतना डरा हुआ क्यों है? सब जानते, कुछ बताने की जरूरत नहीं, पहले के वीडियोज़ में बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।